this is the second part of the video on wage price flexibility and automatic full employment, classical versus Keynesian view. In the first part of the video, you will find classical view on wage price flexibility. In this video, we will discuss different effects of money wage cut and Keynesian view on the wage price flexibility. First is the Pigou effect. The heading is different effects of money wage cut. इसका क्या मतलब है कि जो क्लासिकल व्यू इससे पहले वीडियो में हमने देखा फर्स्ट पार्ट में, क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग हमें मनी वेज कम कर देनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। तो इसके क्या इफेक्ट हैं, क्या ये पॉजिटिव इफेक्ट डलेंगे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर या नहीं। फर्स्ट इज द पिगू इफेक्ट। आर्थर सेसिल पिगू वाज एन English economist. As a teacher and builder of the School of Economics at the University of Cambridge, he trained and influenced many Cambridge economists who went on to take chairs of economics around the world. His work covered various fields of economics, particularly welfare economics, but also included business cycle theory, unemployment, public finance, index numbers, and measurement of national output. According to Pigou, with money wage cut, अगर हम मनी वेज को कम कर दें, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल फॉल, क्योंकि वेज कम होगी तो लेबर की प्राइस कम हो जाएगी एंड लेबर इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने की कॉस्ट कम हो जाएगी एंड प्राइसेस विल फॉल, क्योंकि जब कॉस्ट कम होगी तो जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर विल एक्सटेंड दिस बेनिफिट ऑफ कॉस्ट टू कंज्यूमर्स आल्सो थ्रू फॉल इन प्राइस। व्हेन प्राइस विल फॉल, वैल्यू ऑफ मनी विल राइज, क्योंकि अगर प्राइस कम हो गई तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे पहले 10 रुपीज में सपोज 1 यूनिट आती थी किसी चीज की, अब सपोज 10 रुपीज में 2 यूनिट आने लगे, इट मीन्स 10 रुपीज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। तो प्राइस वैल्यू ऑफ मनी जो है, इसका प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ मनी 1/P। तो वेज कट होने से कॉस्ट कम हो जाएगी एंड प्राइस विल फॉल एंड वैल्यू ऑफ मनी विल राइज। दस वैल्यू ऑफ मनी एसेट्स, जो मनी एसेट्स हैं, स्टॉक्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज, बैंक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, दीज आर सम मनी एसेट्स। एक फिजिकल एसेट होते हैं, रियल एसेट होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, वेल्थ, दैट इज द फिजिकल एसेट। दिस इज द मनी एसेट। तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि मनी की वैल्यू बढ़ गई। ओनर्स ऑफ दीज एसेट्स, इनके जो ओनर्स हैं, जिनके पास ये एसेट्स हैं, दे विल बिकम रिचर, तो रिच हो जाएंगे। दे विल स्पेंड मोर, उस खर्चा करेंगे, एमपीसी बढ़ जाएगी। इट मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट पड़ जाएगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्योंकि एमपीसी बढ़ने का मतलब कंजम्पशन बढ़ना, डिमांड का बढ़ना। मार्केट में चीजों की जब डिमांड बढ़ेगी, देन प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर गुड्स, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट विल राइज। This is the Pigou effect. Second is the real balance effect. Real balance effect भी सेम ही है, Pigou का ही है। When wage will fall, money wage will fall, price will fall, जैसे हमने यहाँ पर देखा। प्राइस कम हुई तो रियल वैल्यू ऑफ द कैश बैलेंस, दिस इज द कैश बैलेंस और मनी एसेट्स। तो ऐसे ही अगर हमने कैश भी रखा है तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस कम हो गई तो उनकी रियल वैल्यू मीन्स परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, जैसे हमने देखा 1/प्राइस। तो एमपीसी बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। दिस इज द रियल बैलेंस इफेक्ट। However, Pigou effect, and you can write here, and
रियल बैलेंस इफेक्ट, पिग्गू इफेक्ट एंड रियल बैलेंस इफेक्ट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेंगे ज्यादा। क्यों काम नहीं करेंगे? बिकॉज ऑफ वेरी फ्यू पीपल ऑन मनी एसेट्स। तो मनी एसेट्स जो है वो सभी के पास नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास मनी एसेट्स हों, ये चीजें हों। Therefore, this will not affect MPC significantly। तो मैक्रो लेवल पर MPC बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ देखा कि MPC बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा कम इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बहुत अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक तरह से पिग्गू इफेक्ट का, रियल बैलेंस इफेक्ट का क्रिटिसिज्म है। It is not necessary that money asset holders will raise consumption। तो पहली बात, मनी एसेट ज्यादा लोगों के पास नहीं होते। दूसरी बात, जिन लोगों के पास मनी एसेट हैं, जब मनी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो जरूरी नहीं कि वो कंजम्पशन को भी बढ़ाएंगे। तो अगर इन्होंने कंजम्पशन ना बढ़ाई तो ये पॉइंट नहीं होगा, तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अफेक्ट नहीं आएगा। The consumption effect may not work due to increase in debt burden because of low prices। अब क्योंकि प्राइस भी लो हो गई, producers will find difficult to repay loans। तो जो प्रोड्यूसर है, फर्म के मालिक हैं, उन्होंने जो लोन ले रखे हैं सपोज, तो लोन को रीपे करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चीज़ों की प्राइस कम हो गई, तो उनकी अर्निंग कम हो जाएगी, इसलिए वो लोन को रीपे नहीं कर पाएंगे। और अगर वो लोन को रीपे नहीं कर पाएंगे तो उनके ऊपर डेट बर्डन बढ़ जाएगा। तो डेट बर्डन अगर उनके ऊपर बढ़ गया, डेट बर्डन मीन्स जो उन्होंने कर्जे ले रखे हैं उसका भार उनके ऊपर बढ़ जाएगा, इसलिए जो कंजम्पशन इफेक्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि पिग्गू इफेक्ट एंड रियल बैलेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग मनी वेज कम करने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, बट यहाँ पर हमने देखा कि ये इतना इजी नहीं होगा। ये मनी वेज कम करके कंजम्पशन को बढ़ाना इतना इजी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट इज केन्स रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट। विद रीडिस्ट्रीब्यूशन इन मनी वेजेस, मतलब जब हम मनी वेज को कम करेंगे, इनकम ऑफ लेबर क्लास विल फॉल। तो ये थर्ड पॉइंट जो है ये भी क्रिटिसिज्म ही है पिग्गू इफेक्ट का, रियल बैलेंस इफेक्ट का। तो जैसे ही मनी वेज हम कम करेंगे, लेबर के वेज कम करेंगे, इट मीन्स इनकम ऑफ द लेबर क्लास विल फॉल। कंपैरेटिवली इनकम ऑफ रिच क्लास विल बी हाई। तो जब लेबर क्लास की इनकम कम हो गई, इट मीन्स अब अगर हम देखें तो रिच क्लास की इनकम लेबर के कंपैरेटिव ज्यादा है, जो एंटरप्रेन्योर क्लास है उनकी इनकम ज्यादा होगी। क्योंकि अगर हम वेज कम दे रहे हैं, जो फर्म का मालिक है पहले लेबर को देता था 300 रुपीज, तो अब सपोज वो दे रहे हैं 200 रुपीज, तो 100 रुपये एंटरप्रेन्योर के पास बच गए। इट मीन्स जो एंटरप्रेन्योर है, फर्म का मालिक है, वो कंपैरेटिवली अब पहले से रिच है। दस रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कहते हैं? देखो, पहले एंटरप्रेन्योर के पास 300 रुपये थे जो वो लेबर को देते थे, तो लेबर के पास आते थे 300 रुपये। अब लेबर को वो दे रहे हैं 200 रुपये, तो 100 रुपये एंटरप्रेन्योर के पास ऐड हो गए, बच गए, और लेबर के पास 300 की जगह 200 ही गए। और आप ये बोल लो कि पहले लेबर के पास 300 जाते थे, अब 200 जा रहे हैं, तो 100 रुपये लेबर से एंटरप्रेन्योर के पास आ गए। दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन विल अकर क्रिएटिंग मोर इनइक्वालिटी। तो रिच और पुअर में, लेबर और एम्प्लॉयर के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ गई।
दिस विल रिड्यूस ओवरऑल एमपीसी। तो ओवरऑल अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें एमपीसी कम हो जाएगी, बिकॉज एमपीसी ऑफ रिच इज लेस देन द एमपीसी ऑफ द पुअर। पुअर की जो एमपीसी है वो ज़्यादा होती है, रिच की जो एमपीसी है वो कम होती है। इसको अगर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ समझें, सपोज एक पुअर पर्सन है, उसकी सपोज इनकम है 100 एंड ही स्पेंड्स 90 रुपीज ऑन कंजम्पशन 100 में से। तो अगर हम देखें कि उसने इनकम में से कितनी कंजम्पशन की, 90/100, और यू कैन से 0.9 और 90%। तो एक जो पुअर पर्सन है सपोज वो 90% इनकम स्पेंड करता है, क्योंकि 90 रुपीज़ अगर वो स्पेंड करेगा तो कहीं जाके उसकी थोड़ी बहुत ज़रूरतें पूरी होंगी 90 रुपीज़ में। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ रिच पर्सन, सपोज ही हैज़ ₹1000, उसके पास 1000 रुपये हैं और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो सपोज 700 रुपीज़ में ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि एक पुअर पर्सन 90 रुपीज़ के साथ अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, 700 रुपीज़ में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती होंगी। तो रिच पर्सन 700 रुपीज़ स्पेंड करके ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है सपोज। तो अगर हम रिच पर्सन का देखें कितने % इनकम इन्होंने स्पेंड की, दिस इज 0.7 और यू कैन से 70%। दिस इज द propensity टू कंज्यूम। Therefore, we say the propensity to consume of poor is higher than the propensity to consume of rich, or propensity to consume of rich is lower than the propensity to consume of the poor. तो हमने यहाँ पर क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट में हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पुअर से, लेबर से इनकम लेकर रिच को दे दी, क्योंकि 300 रुपये पहले हम देते थे सपोज, जैसे हमने एग्जांपल ली, मनी वेज कम होने से हम इसको वेज कम दे रहे हैं। इट मीन्स वो जितने वेज हमने इसको कम दिए लेबर को, वो एंटरप्रेन्योर के पास, रिच के पास बच गए। तो हमने क्या किया, पुअर पर्सन से मनी लेकर रिच पर्सन को दे दी। और आप ये कहो कि हमने ज़्यादा कंजम्पशन करने वाले पर्सन से इनकम लेकर कम कंजम्पशन करने वाले पर्सन को दे दी। तो क्या होगा, ओवरऑल एमपीसी कंट्री में कम हो जाएगी। तो अगर एमपीसी कम हो गई इट मीन्स कंजम्पशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर कंजम्पशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट पॉजिटिव नहीं पड़ेगा। This is the Keynes redistributive effect. Fourth is effect on MEC. MEC के ऊपर effect. MEC is the marginal efficiency of capital. एक कोई जो कैपिटल एसेट है वो अपनी लाइफ टाइम में कितनी इनकम, कितना प्रोडक्शन, कितना प्रॉफिट अर्न करके दे सकते हैं, दैट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, उसको कहते हैं MEC। तो अगर MEC ज़्यादा हो तो प्रोड्यूसर हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए MEC का बढ़ना ज़रूरी है। बट विद फॉल इन मनी वेज MEC विल ऑल्सो फॉल। अगर हम मनी वेज को कम करेंगे तो MEC के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा, MEC बढ़ेगी नहीं, MEC कम हो जाएगी। और अगर MEC कम हो गई तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा
तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो मनी वेज कम होने से एमईसी कैसे कम हो जाएगी? एंटरप्रेन्योर्स विल एक्सपेक्ट फर्दर फॉल इन वेजेस। तो एंटरप्रेन्योर्स को अगर वेज रेट कम हो रही है तो एंटरप्रेन्योर्स को एक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, एक उम्मीद हो जाएगी, आशा हो जाएगी कि आने वाले टाइम में हो सकता है और वेज कम हो जाएं। तो दे विल पोस्टपोन अगेन एंड अगेन देयर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को पोस्टपोन करने लग जाएंगे, वेट करेंगे वेज रेट के और कम होने का। तो इसलिए एमईसी ज़्यादा नहीं होगी। और क्या रीज़न है एमईसी के कम होने का? इफ ट्रेड यूनियंस विल प्रोटेस्ट, अगर ट्रेड यूनियन ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट मनी वेज कट, देयर विल बी स्ट्राइक्स, दस डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट विल डिप्रेस एंटरप्रेन्योर्स। आपने लेबर की वेज रेट कम कर दी, मनी वेज रेट कम कर दी, तो मनी वेज रेट कम होने के प्रोटेस्ट हो सकते हैं। अगर प्रोटेस्ट हुए तो स्ट्राइक्स होंगी, लॉकडाउन्स होंगे, तो उसमें एक एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एनवायरनमेंट में डिप्रेस हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा एंड एमईसी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। Due to fall in wages, when costs will fall, prices will also fall। जैसे हमने देखा तो डेट बर्डन बढ़ जाएगा। इसको हमने जैसे पिग्गो इफेक्ट एंड रियल बैलेंस इफेक्ट के क्रिटिसिज्म में भी किया कि डेट बर्डन जो है वो एंटरप्रेन्योर्स का बढ़ जाएगा। तो डेट बर्डन अगर बढ़ गया, इट मीन्स वो कर्जा देने, वापस करने के लिए ही अपने पैसे को यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास पैसा कम हो जाएगा। ड्यू टू फॉल इन वेजेस, रिडक्शन इन प्राइसेस, एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी कंट्री में अगर प्राइस कम हो गई चीज़ों की तो जो दूसरी कंट्री है वो आपकी कंट्री से सामान लेना स्टार्ट कर देगी। एंड इट कैन अफेक्ट एमईसी पॉजिटिवली। तो यहाँ पर हम उल्टा बोल रहे हैं क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट कि एमईसी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, बट इट इज पॉसिबल ओनली इफ अदर कंट्रीज डू नॉट कट वेजेस। ये तभी होगा अगर बाकी कंट्रीज वेजेस कट ना करें। अब क्लासिकल्स के पीछे लग के अगर बाकी कंट्रीज ने भी वेज कट कर दिया तो आपकी कंट्री को कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जो प्राइसेस कम होंगी चीज़ों की, एक्सपोर्ट गुड्स की, वो सिर्फ आपकी कंट्री में ही नहीं होगी, वो हर कंट्री में हो जाएगी। इसको अगर हम एक एग्जांपल के साथ देखें, सपोज ये कोई यूएसए कंट्री है, ये सब सपोज एशियन कंट्रीज हैं गोल गोल, ये सारे एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को कुछ आइटम। इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है। सपोज इंडिया में वेज रेट कम हो गए तो इंडिया में चीज़ों की प्राइस भी कम हो गई, तो यूएसए ने इंडिया से ज़्यादा चीज़ें मंगवानी स्टार्ट कर दी, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स यूएसए को बढ़ गए। तो हम बोल सकते हैं कि एमईसी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हम और चीज़ें पैदा करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारी एमईसी बढ़िया होगी, तो हम इन्वेस्टमेंट करने से एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट भी होगा। पर ये जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये तभी होंगी अगर बाकी कंट्रीज में वेज रेट कम ना हुआ हो। अब अगर हमारी कंट्री में हम क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग वेज रेट कम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज भी तो वेज रेट कम करेंगी।
अब जब बाकी कंट्रीज भी वेज रेट कम करेंगी, बाकी कंट्रीज में भी प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो यूएसए के लिए हर कंट्री की चीज़ ही सस्ती हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि यूएसए हमारी चीज़ को ही ज़्यादा ले, तो बाकी कंट्रीज से भी वो ज़्यादा चीज़ें लेगा। तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जो राइज हुए थे वो सारे हमें ही मिले, उसका बेनिफिट से ज़रूरी नहीं है कि यूएसए ने जितनी चीज़ें ज़्यादा लेनी हैं वो सभी से ले लेगा, क्योंकि सभी कंट्रीज़ में मनी वेज कम होने से प्राइस कम हो गया। तो पॉजिटिव इफेक्ट जो एमईसी का यहाँ पे पड़ना है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फिफ्थ इफेक्ट इज द केन्स इफेक्ट। रिडक्शन इन वेजेस कैन फेवरेबली अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम वेज रेट को कम करें तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वाया फॉल इन इंटरेस्ट रेट। तो जो केन्स हैं, केन्स ने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है कि मनी वेज कट करने से कोई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो इस पैराग्राफ में केन्स ये शो कर रहे हैं पहले कि फेवरेबली इफेक्ट हो सकता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, पर ये भी ज़्यादा काम नहीं करेगा। देखो कैसे, विद फॉल इन वेजेस तो फेवरेबली इफेक्ट कैसे होगा, जैसे ही वेज कम हुई, प्राइस कम हुई, चीज़ों की जो डिमांड है जितनी भी लोग करते हैं, जब प्राइस कम हो गई, मनी की वैल्यू बढ़ गई, इट मीन्स ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए जो मनी की डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे आपको कोई चीज़ लेने के लिए पहले 10 रुपीज़ चाहिए थे, अब सपोज 6 रुपीज़ चाहिए, तो आपको अब 6 रुपीज़ चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए। तो ट्रांजैक्शन के लिए पहले आप 10 रुपीज़ रखते थे, अब आप रखते हो 6 रुपीज़। इट मीन्स जो स्पेकुलेशन मोटिव के लिए डिमांड है मनी की वो बढ़ जाएगी। तो स्पेकुलेशन के लिए आप 4 रुपये और बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको अब ट्रांजैक्शन के लिए 4 रुपये कम चाहिए। एंड स्पेकुलेटिव डिमांड जो होती है, ऐसे करके इसकी डायग्राम बनती है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। अगर ये डिमांड बढ़ गई, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। एंड इन्वेस्टमेंट विल राइज, दस एम्प्लॉयमेंट विल राइज। तो यहाँ पर केन्स ने इस पैराग्राफ में क्लासिकल थ्योरी, पिगू थ्योरी को पॉजिटिवली दिखाया है कि कैसे इफेक्ट होगा थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट दिस पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी वेरी लिटिल। केन्स के अकॉर्डिंग ये कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा। क्यों? इफ कट इन मनी वेजेस इज वेरी स्मॉल। क्योंकि अगर मनी वेज कट थोड़ा सा हुआ तो थोड़ा सा मनी वेज कट थोड़ी सी प्राइस को कम कर देगा, थोड़ी सी आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड कम हो जाएगी, थोड़ी सी आपकी स्पेकुलेशन डिमांड बढ़ जाएगी, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ही बढ़ेगा, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनी वेज ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा अमाउंट कम करना पड़ेगा मनी वेज का। इट विल बी पोलिटिकली एंड सोशली डिफिकल्ट टू कट मनी वेजेस इन लार्ज अमाउंट। पर वेजेस को हम ज़्यादा कट कर पाएँ ये डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकली भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोटेस्ट होंगे, सोशली भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेबर की इनकम कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, उनको बैलेंस डाइट या प्रॉपर फूड शेल्टर नहीं मिल पाएगा। तो मॉरली भी ठीक नहीं है, कंट्री में अनरेस्ट बढ़ जाएगी, लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा मनी वेज कट हम नहीं कर पाएंगे। Thus, Keynes prefer flexible monetary policy rather than flexible wage policy. इसलिए केन्स के अकॉर्डिंग
मॉनेटरी पॉलिसी हमें फ्लेक्सिबल बनानी चाहिए टू कट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर क्लासिकल में वेज कम करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, वेज फॉल्स, इंटरेस्ट फॉल्स। बट केन्स के अकॉर्डिंग ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट फॉल करने के लिए ज़्यादा वेज फॉल करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबली नहीं होगा। बट इंटरेस्ट कम करना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। तो कैसे किया जाए? थ्रू फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी लोअर्ड बाय एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कंट्री में मनी सप्लाई को बढ़ाना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना, CRR, SLR, इन चीज़ों को कम करना। तो इसके बारे में डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कैसे काम करती है। तो अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएं, इट कैन वर्क कीपिंग मनी वेज इंटैक्ट। तो मनी वेज को कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। केन्स इज इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी रादर देन फ्लेक्सिबल वेज पॉलिसी। तो इसको हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं केन्स के व्यू को। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ केन्सियन इफेक्ट। केन्स का इफेक्ट है कि मनी सप्लाई बढ़ाने से कैसे जो LM है वो राइट शिफ्ट होती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। Y1, Y2, Y3। इस डायग्राम को हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेरिवेशन ऑफ डायग्राम। This diagram has two panels, left, top and bottom। तो ऊपर नीचे दो डायग्राम हमने बनानी है इसमें। दिस इज सपोज टॉप पैनल, ऊपर वाली डायग्राम है ये, और ये सपोज है नीचे वाली डायग्राम। ऊपर जो डायग्राम है इसमें हम वन साइड ले रहे हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट, अदर साइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और नीचे जो डायग्राम है इसमें हम ले रहे हैं इनकम, सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड वर्टिकल एक्सिस प्राइस लेवल। Now suppose this is the minimum rate of interest. Suppose it is R3। ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि केन्स के अकॉर्डिंग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होता, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो नहीं हो सकता, कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो सपोज दिस इज द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट R3। इसको हम यहां हिंट लिख लेते हैं, मिनिमम।
This is suppose IS worker, IS लाइन है ये, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, and this is suppose LM, suppose LM1. इनिशियली जो इक्विलिब्रियम है दिस इज एट पॉइंट E1, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है E1 के ऊपर, एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सपोज R1 एंड आउटपुट लेवल इज Y1. तो इस Y1 को अगर हम नीचे ले आए, सपोज दिस इज द प्राइस लाइन, ये सपोज प्राइस लाइन है, this is the price, output is Y1, and suppose the price is P1 and this is point E1. जो हमने अभी लगाया ये वही पॉइंट है E1. अब ये प्राइस लाइन जो है ये हमने नेगेटिव क्यों बनाई है? क्योंकि ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी हैव टेकन आउटपुट, आउटपुट मीन सप्लाई. तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है प्राइस कम होती रहती है. माइक्रो इकोनॉमिक्स का रूल है, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस कम होगी. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ये लाइन हमने बनाई है. अब इस प्राइस को कम करने के लिए जैसे वेज कम किया क्लासिकल ने, केन्स के अकॉर्डिंग हम फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएं. फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हम मनी सप्लाई को बढ़ा दें. जब हम मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा. सपोज R1 से R2. तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ने से जो LM है, LM shifts rightwards. अब मनी सप्लाई के बढ़ने से LM राइट शिफ्ट क्यों होती है, इसके लिए IS-LM की अलग से वीडियो हम बनाएंगे. उसमें डेरिवेशन करेंगे IS की LM की, और उसमें फिर IS में LM में जो शिफ्ट है कि कैसे ये दोनों लाइन शिफ्ट होती हैं वो एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये याद ही रखना पड़ेगा कि मनी सप्लाई के बढ़ने से LM राइट शिफ्ट हो जाती है. तो जैसे ही LM राइट शिफ्ट हुई, रेट मनी सप्लाई आपने बढ़ाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, LM राइट शिफ्ट हो गई. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, एंड जो आउटपुट है, इनकम है, वो बढ़ गई फ्रॉम Y1 टू Y2. और जैसे ही आउटपुट बढ़ा फ्रॉम Y1 से Y2, प्राइस कम हो गई. फ्रॉम P1 to P2. This is suppose E2 point. तो ऐसे ही अगर हम मनी सप्लाई को और बढ़ा दें
और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। LM और राइट शिफ्ट हो जाएगी। सपोज LM3 now this is the equilibrium। E3 और ज्यादा इनकम बढ़ गई। Y3 तो और ज्यादा प्राइस कम हो जाएगी। Suppose P3 and this is point E3। बट केन्स के अकॉर्डिंग यहां पर भी आकर हम फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी के साथ और आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहां पर आकर क्या होगा, यहां पर एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के पर हम आ गए। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जितना इंटरेस्ट मिनिमम रहता ही है। तो अगर हम और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएंगे यहां पर आकर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा। इट मीन्स LM और ज्यादा राइट शिफ्ट नहीं होगी। तो अगर हो भी गई, सपोज यहां से शिफ्ट हो गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहा। तो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन हमने जो ऊपर को लेके जाते हैं, बिल्कुल ऊपर ले जाने तक हमने ये हॉरिजॉन्टल रखा R3 पे, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अगर LM और शिफ्ट कर दें हम राइट, तो इक्विलिब्रियम यहीं बना रहेगा। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम नहीं होगा। इसलिए अगर हम मनी सप्लाई को और बढ़ाएंगे तो LM सपोज शिफ्ट हो गई, पर इंटरेस्ट कम नहीं हुआ क्योंकि ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मनी सप्लाई हमने बढ़ा दी, इंटरेस्ट कम नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं, आउटपुट उतना ही रहा, तो आउटपुट यही रहेगा। इट मीन्स जैसे ही मनी सप्लाई को हम बढ़ाएंगे, आउटपुट कम नहीं होगा, आउटपुट बढ़ेगा नहीं, तो प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्राइस भी सेम ही रहेगी। इसलिए केन्स के अकॉर्डिंग इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा इसके बाद मनी सप्लाई बढ़ाने का। तो केन्स के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई भी, एक्सपेंशनरी मनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मनी सप्लाई भी, वो भी एक पॉइंट तक ही एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा पाएगी, इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ा पाएगी। तो इसके रिजल्ट में फिर केन्स ने क्या कहा कि हमें अपनानी क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल प्राइस पॉलिसी और फ्लेक्सिबल फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बिकॉज ऑफ दिस मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दिस वाज द केन्स इफेक्ट। तो पहले वीडियो में हमने स्टडी किया क्लासिकल इफेक्ट, क्लासिकल व्यू ऑन वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, और इस वीडियो में हमने पहले फिर जो फ्लेक्सिबल वेज पॉलिसी है क्लासिकल की, क्लासिकल व्यू है जो, उसका कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये हमने शो किया थ्रू डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द मनी वेज कट, थ्रू पिगो इफेक्ट, रियल बैलेंस इफेक्ट, केन्स रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट, MEC effect and Keynes effect. Now this is the other opinion. What is the Keynesian view on wage price flexibility?
केन्स का व्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू केन्स, real wage does not determine employment, but employment determines real wage. Employment real wage को determine करते हैं. क्यों? Demand determines employment, क्योंकि मार्केट में जितनी चीज़ों की डिमांड होगी, इट मीन्स मार्केट में उतना सामान बिक रहा है फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री उतना सामान पैदा करेगी, प्रोडक्शन करेगी, तो उससे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट होगी. And employment determines real wage. To raise employment, अगर हमने employment बढ़ाना है, Keynes does not prefer money wage cut. जैसे हमने ऊपर सारा स्टडी किया, तो मनी वेज कट का कोई डिजायर रिजल्ट हमें बढ़िया नहीं मिलने वाला. However, when employment increases, real wage falls. बट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए रियल वेज कम करना जरूरी है. It means with rise in employment, workers due to unions want to maintain the money wage rate. This is known as the downward rigidity of wages. They don't accept any fall in money wage rate. Thus, producers raise prices. क्योंकि मनी वेज रेट कम हम कर नहीं पाएंगे. इसको अगर हम थोड़ा लिख के समझें, रियल वेज होते हैं मनी वेज ओवर प्राइस. तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हमने रियल वेज को कम करना है. क्लासिकल के अकॉर्डिंग मनी वेज को कम कर दो, रियल वेज कम हो जाएंगे. बट केन्स के अकॉर्डिंग रियल वेज को कम करने के लिए प्राइस को बढ़ाओ. तो प्राइस को बढ़ाओगे तो भी रियल वेज कम हो जाएंगे. दिस इज केन्सियन व्यू, दिस इज क्लासिकल व्यू. अब जब हम प्राइस को बढ़ाएंगे, अगर हम मनी वेज को भी बढ़ा दें, प्राइस को भी बढ़ा दें, बस प्राइस को ज़्यादा बढ़ा दें, तो बिकॉज ऑफ द मनी इल्यूजन वर्कर्स को लगता है कि हमारे मनी वेज बढ़ गए, तो वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बट उनके रियल वेज कम हो गए, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. तो मनी इल्यूजन की वजह से वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे. इसको हमने इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है. और ये बुक है एम.एल. झिंगन की मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, जिसमें से ये सारा चैप्टर तैयार किया है, बनाया है. ये डायग्राम हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. One side we are taking employment, other side we are taking real wage, W upon P. Initially suppose this is the real wage, W upon P 1. अब मार्केट में जितनी रियल वेज है, इस रियल वेज पर जितने लोग काम करने को तैयार हैं, रेडी हैं, सपोज इस रियल वेज पर इतने लोग काम करने को रेडी हैं. दिस इज सपोज N2 लेवल.
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ तक जो लेबर की सप्लाई कर्व है दैट इज द परफेक्ट इलास्टिक, क्योंकि W/P1 रियल वेज के ऊपर ON2 वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क। इसके बाद जो वर्कर हैं और वर्कर्स वो तभी काम करेंगे अगर रियल वेज ज्यादा होगी। तो यहां पर आके ये पॉजिटिव है, दिस इज द सप्लाई ऑफ लेबर, क्योंकि N2 के बाद जो वर्कर हैं वो तभी काम करेंगे अगर हमें वेज ज्यादा मिलेंगे। तो इस वेज रेट के ऊपर इतने लोग ही काम करने को तैयार हैं। बट जो मार्केट में डिमांड है लेबर की, सपोज डिमांड इज दिस इज द डिमांड फॉर लेबर, and in this diagram equilibrium is here. This is suppose E1 and this is the employment level, equilibrium employment level N1, and this is N1 N2 is unemployment, क्योंकि W/P1 के ऊपर ON2, सपोज हम यहां पर अगर A पॉइंट लगाएं, W/P1 से लेकर A तक और O से लेकर N2 तक वर्कर काम करने के लिए रेडी हैं, विलिंग है, बट जो डिमांड है वो है ON1 की। इट मीन्स N1 N2 इज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए रियल वेज को कम करना पड़ेगा। तो यहां तक हम इस रियल वेज को कम करेंगे। ऐसे दिस इज रियल वेज W/P1, तो इसको हम कम करेंगे, तो कम करते जाएंगे, इस पॉइंट तक हम कम करेंगे। दिस पॉइंट इज सपोज E2, E2 पॉइंट तक हम रियल वेज को कम करेंगे। एंड नो सप्लाई ऑफ लेबर इज दिस, सपोज SL dash, and this is W/P 0। तो रियल वेज को हमने कम कर दिया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और ये फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई, बिकॉज एट W/P0 ON2 वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क एंड द डिमांड फॉर लेबर इज आल्सो ON2। सप्लाई भी यहां से लेकर E2 तक है और डिमांड भी यहां से लेकर E2 तक है। तो जितने लोग काम करने को तैयार हैं उतने लोगों को ही काम मिल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट हमने बढ़ा दी थ्रू कट इन रियल वेज। बट रियल वेज को कट कैसे किया? प्राइस को बढ़ाकर। मनी वेज कम करके नहीं। तो यही डिफरेंस है क्लासिकल और केन्स में। क्लासिकल ने कहा मनी वेज को कम करो, केन्स ने कहा प्राइस को बढ़ाओ रियल वेज कम करने के लिए। दिस वाज ऑल अबाउट द classical view and Keynesian view about wage price flexibility.
For the complete explanation of this topic, wage price flexibility, must watch both parts of the video. Thank you. Thanks for watching this video.